नाज़रीन, आज 16 दिसंबर का दिन है और 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल है। 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हुआ और 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का सानहा पेश आया। 16 दिसंबर 1971 को जो मशरक़ी पाकिस्तान जुदा हुआ और बांग्लादेश बना, उसके जो सियासी अवामिल थे, उसकी जो समाजी बहस है, वो मेरा आज का मौजू नहीं है। मैं एक मुख्तलिफ नुक्ते की जानिब आप सबकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं और वो ये कि बांग्लादेश बनने के बाद मशरक़ी पाकिस्तान की जो करेंसी ठहरी वो टका ठहरी, और उससे पहले हम लोग मुहावरे में कहा करते थे कि ये 2 टके का आदमी है। लेकिन आज ये सिचुएशन है कि बांग्लादेश का 1 टका पाकिस्तान के 2 रुपए 12 पैसे का बराबर हो चुका है। यानी 1 अमरीकी डॉलर इस वक्त तकरीबन 86 टके के बराबर है, जिससे बांग्लादेश की इकोनॉमी का जो साइज है और जो स्ट्रेंथ है उसका पता चलता है। कराची के अंदर जो गारमेंट्स के ताजर हैं वो इन्फ्लेशन की वजह से, बिजली की कीमतों की वजह से अपनी फैक्ट्रियां ढाका में मुंतकिल कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन है? पाकिस्तान के अंदर यह सिचुएशन है कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट के अंदर मौजूद है। पिछले 70 सालों में रोटी 6 रुपए तक पहुंची और पिछले 3 सालों में रोटी अब 12 रुपए को छू रही है। सवाल यह पैदा होता है कि इस महंगाई में, इस इन्फ्लेशन में क्या पाकिस्तान का जो बच जाने वाला पाकिस्तान है उसके लोग सरवाइव कर सकते हैं? हुकूमत अक्सर कहती है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से हमें स्केड्यूल्ड प्राइसिंग से हटकर भी 5 नवंबर की रात 12:15 बजे भी वज़ीर आज़म इमरान खान नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं कि जनाब पेट्रोलियम प्राइसेस में होशरुबा इजाफा हो गया है। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि आलमी मंडी में जब तेल की कीमत $86 फी बैरल हुई तो हुकूमत ने रातों रात उसमें सिर्फ 10 दिन के वक्फे से 20 से 25 रुपए इजाफा किया। लेकिन जब यही कीमत $18 नीचे गई, $68 के ऊपर आई, तो हुकूमत ने सिर्फ 5 रुपए की मामूली कमी की, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। आज आप बांग्लादेश की इकोनॉमी को जब पाकिस्तान की इकोनॉमी से कंपेयर करते हैं तो सवाल यह पैदा होता है कि आज पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है? उसकी सबसे बड़ी वजह फ्यूल प्राइस है। फ्यूल प्राइस वो बेसिक फैक्टर होता है जिसकी वजह से कोई भी इकोनॉमी जो है तरक्की करती है या तनज़्ज़ुली का शिकार होती है। आज पंजाब असेंबली के बाहर ऑपोजिशन लीडर मियां हमजा शहबाज शरीफ ने भी महंगाई के हवाले से हुकूमत पर बहुत तनकीद की। जरा देखिए। रियासत मदीना का दावेदार बना फिरता है, इसको शर्म नहीं आती? अपना बनी गाला का महल जो है वो चंद लाख में रेगुलराइज करा दे और गरीब की झोंपड़ी इसलिए गिर जाए कि वो नाजायज तजावुजात हैं। मुस्लिम लीग नून ने इस मुल्क को अंधेरों से निकाला, इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, वज़ीर आज़म से इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाया। कहता है कि हमारे दौर में मोटरवे जो है वो मुस्लिम लीग नून के दौर से सस्ती बनी। और शर्म करो, तुम्हारे दौर में तो 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनी है। ये झूठा है, मकार है, फरेबी है। वज़ीर आज़म का ये रोल होता है? कोई हिंदुस्तान का मामला हो, सिक्योरिटी का मामला हो, तमाम सियासी जमातों के लीडर्स बैठे हों, आपकी असरी क़यादत बैठी हो और ये गायब होता है। मैं दुख से कहता हूं कि इस शख्स के होते हुए नेशनल एक्शन प्लान पे भी काम नहीं हो सकता। हमजा शहबाज शरीफ हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे। अवाम जो हैं वो भी इस वक्त हुकूमत पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं और हमजा शहबाज शरीफ ने इसी खिताब के दौरान ये कहा कि मैं रोज़ लोगों से मिलता हूँ, वो सब महंगाई के सताए हुए हैं, महंगाई से परेशान है, वो हाथ उठा उठा कर हुकूमत को बद्दुआ दे रहे हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर और जो पेट्रोलियम प्राइसेस है ख़ास तौर पर, उस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद है मोहतरम मोहम्मद खान मदनी, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया मियां हबीब साहब ने। हबीब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हबीब साहब, आज 16 दिसंबर का दिन है। आज से ठीक 50 साल पहले मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हुआ और कुछ बहुत ही जो सख्त लोग राय का इजहार करते हैं वो कहते हैं कि हमसे जुदा होकर बांग्लादेश आज एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हासिल कर चुका है, वहाँ पर इकोनॉमी ज़्यादा स्टेबल है और आज हम जो है वो गैस को रो रहे हैं, हम बिजली को रो रहे हैं, फ्यूल की प्राइस को रो रहे हैं। आलमी मंडी में $18 फी बैरल की तेल की कीमत कम होती है, हुकूमत सिर्फ 5 रुपए कम करती है, वो भी अवामी दबाव पर। क्या कहेंगे आप हबीब साहब इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका इंट्रो बहुत जबरदस्त था, बड़ी जबरदस्त बातें की आपने अपने इंट्रो में, तो तमहीद बांधी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम रोना रो रहे हैं कि आज पाकिस्तान जो है वो किस जगह पर खड़ा है और बांग्लादेश जो कि हमारा एक हिस्सा था
जिसे हमने ये कहकर एक किस्म का अपने से अलग जान छुड़ाने की कोशिश की कि वो तो डिस्टर्ब इलाका है। जी हाँ, बिल्कुल। आज वो तरक्की के जीने पे चढ़ गया है। जी हाँ। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप अब बहुत कम लोग रहे हैं, लेकिन क्या हमें पाकिस्तान से पहले के जो लोग हैं वो कहते हैं कि अंग्रेज का दौर बड़ा जबरदस्त था, उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बड़ी जबरदस्त थी, उस वक्त जो है वो पैसे की बड़ी कदर थी, लेकिन क्या पाकिस्तान का बनना जो है वो दुरुस्त नहीं था। असल बात ये नहीं है, बात ये है कि आप लोगों की वर्किंग क्या है, आप लोगों ने पाकिस्तान का हशर क्या किया है, आप लोगों ने इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए या यहाँ बेहतरी पैदा करने के लिए हबीब साहब बड़ी सही बात की आपने, लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि आलमी मंडी के अंदर $18 फी बैरल जो प्राइस है वो कम होती है ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से, लेकिन हुकूमत जो है उसका फायदा लोगों को नहीं देती, उल्टा सेल्स टैक्स में ₹4 इजाफा कर देती है। कल जो शब्बर जैदी के कराची के अंदर निजी यूनिवर्सिटी में रिमार्क्स सामने आए हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रैक्टिकली बैंकरप्ट हो चुकी है, आप इन दोनों चीजों को कैसे इक्वेट करेंगे हबीब साहब? ये देखें, वैसे बात यह है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई इस चीज को जुटला नहीं सकता कि महंगाई बहुत ज्यादा हुई है। ठीक है, महंगाई एक हकीकत है जो हमें तस्लीम करना चाहिए और उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई हम ये इस पे जो है ना बहस नहीं कर सकते कि महंगाई नहीं हुई। महंगाई सब लोग उससे मुतासर हुए हैं। वो है जो सवाल आपका है कि जी $18 की बैरल कीमत कम हुई है, लेकिन पाकिस्तान में क्या उस तनासब से जो है पेट्रोलियम की कीमतों में कमी आई है या नहीं आई? यकीनन नहीं आई उस तनासब से। ये हुकूमतों के गोरख धंधे हैं। आप यकीन करें कि ये सिर्फ इस हुकूमत का नहीं, पिछली हुकूमतें भी जिसकी हमने बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे पास वसाइल नहीं है। हम हमेशा बड़ा सस्ता और आसान काम करते हैं कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा देते हैं, पेट्रोलियम की कीमतें कम कर देते हैं, थोड़े बहुत लोगों को। हबीब साहब मैं वापस आपके पास आऊंगा। इंतहाई अहम नुक्ता उठाया है मदनी उन्होंने कि जिस तनासुब से आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें कम हुई हैं उस तनासुब से आपने लोगों को रिलीफ नहीं दिया। ये जो पैसे आप लोग पेट्रोलियम मसनूआत बेचकर गवर्नमेंट इकट्ठे करती है ये हमें लोगों के ऊपर लगते हुए भी नजर नहीं आते। हमारा जो सबसे ज्यादा मुल्की तारीख का 70% कर्जा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं लिया, 1 किलोमीटर की सड़क नहीं बनाई। क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वैस साहब का कि आपने तहरीक इंसाफ को अपना मौक़िफ़ रखने का मौका दिया। पहले तो सबसे पहले जो हमें ज़ख़म लगा पाकिस्तान के ऊपर दिल पे, हमारे बच्चे जो शहीद हुए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे और उनके लवाहिकीन को सब्र दे और हम सब को जो है इस्तेकाम दे, इंसाफ दे, ईमान दे। दूसरा, उससे पहले जो इसी दिन हमारे ऊपर एक और जुल्म ढाया गया और इसमें साजिश थी हमारे दुश्मन जो है विकेड मुल्क की, हमसाया मुल्क की, जो आज भी कश्मीर के ऊपर जुल्म ढा रहा है, जो आज भी हम पर उसी तरह उसी डिज़ाइन में साजिश थी। बलोचिस्तान बहुत बड़ा ये उसका कंट्रीब्यूशन था उनका। होगा जी, चले वापस इस पर हम बात करेंगे। पेट्रोलियम प्राइस पे आ जाए। जी मैं वो शॉर्टली ये कह रहा हूँ, आज भी वो उसी डिज़ाइन के ऊपर हमारे बलूचिस्तान में, हमारे कश्मीर में मुख्तलिफ जगह पर शरारत कर रहा है और मैं समझता हूँ हमारी गवर्नमेंट, हमारे अदारे उसको बड़ी जो अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं। लोगों का तेल क्यों निकाल रहे हैं? देखें, बात यह है, आप सही कह रहे हैं, मैं इससे डिसएग्री नहीं करता। हमारे ऊपर प्रेशर है और मसाइल हैं हमारे, मगर बड़ी कौमें जो होती हैं इसी तरह के मुश्किल मसाइल में से दौरे हाजिर में टर्की ने जो है इसी तरह के हालात एक्सपीरियंस किए थे। वहाँ का माफिया जो था वो मुख्तलिफ तरीके से छेड़खानी करके फ्लॉप करने की कोशिश करता था। आपका मतलब ये है कि नदीम बाबर जिनके खिलाफ रिपोर्ट आई थी पिछले साल जो कि मुशीर पेट्रोलियम थे, आपने उनके खिलाफ कार्रवाई कर ली है?
जी बिल्कुल, गवर्नमेंट के अदारे जो हैं लगे हुए हैं, ये बड़े स्मार्ट लोग होते हैं, ये पैसा फेंक के फाइलें इधर उधर मूव करके ये जो है चीज़ों को मिलान बच करते निकलते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ नहीं बच निकल पाते, मिफ्ता इस्माइल नहीं बच निकल पाते। मैं आपको एक अर्ज करूं, ये आज जो भाषण दे रहे थे हमजा शहबाज, मतलब इनको ख्याल करना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकी देनी चाहिए। ये मसनूई लीडरशिप की एक जो लॉट तैयार हुई है, जिसको आम आदमी के मसाइल का पता नहीं, जो कि अपने कारकुनों से सीधे मुंह हाथ नहीं मिला सकते, जो लोग गले नहीं लगा सकते आम गरीब आदमी को, वो चोर मचाए शोर वाला काम करते हैं। और वो सारा का सारा, क्या हम नहीं जानते कि एक आदमी 100 रुपये के लिए सारी दिहाड़ी में कुचला जाता है मेहनत मजदूरी पे, इनके अकाउंट्स में 37 अरब 27 अरब रुपया आ जाता है, इनको पता ही नहीं चलता। फिर ये खड़े होके नाउज़ुबिल्लाह ये रियासत मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। इसका पेट्रोलियम प्राइसेस से क्या ताल्लुक है? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मुख्तलिफ जगह, चलिए मैं वापस आपके पास आता हूं। मिर्जा जावेद साहब को मुझे इन करना है। मिर्जा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मिर्जा साहब, आज हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से पंजाब असेंबली के बाहर बहुत सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की गई हुकूमत के खिलाफ। हमजा शहबाज ने यह भी कहा कि मुझे किसानों का दुख है, एक आम आदमी का दुख है। जिस तरह से गवर्नमेंट ने आज जो पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी की है 5 रुपए फी लीटर की, क्या ये ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है मिर्जा जावेद साहब? देखिए, आपने खुद ही कहा है कि इतने डॉलर अगर कम हुआ है कीमत बढ़ाने के लिए, तो इमरान खान न्याजी साहब के पास भेजते हैं कि ये 5 रुपए बढ़ाई जाए, ओगरा की तरफ से आता है, तो ये 10 रुपए पेट्रोल फी लीटर बढ़ा देते हैं। अब ये कम करने की बारी आई है, तो इन्होंने, आपने देखा है कि ओगरा ने 10 रुपए की 11 रुपए की सिफारिश की थी, 11 रुपए की सिफारिश की थी। इसका मतलब है कि ओगरा की कैलकुलेशन में 11 रुपए की गुंजाइश निकलती थी। तो और इन्होंने ये अवाम पर क्या तरस खाएंगे? हमजा साहब ने तो यही कहा है कि आप अवाम पर तरस खाएं। आज आप डीएपी खाद की बोरी कीमत चेक कर लें, 8,700 रुपए की खाद की डीएपी की बोरी है, वो भी नहीं मिल रही। लोग लाइनों में लगे हैं, और खाद भी अगर किसी जगह से मिलती है तो 2 नंबर खाद मिल रही है। तो भाईजान, हमजा साहब ने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। भाई मेरा कह रहा था कि गिरेबान में, उन्होंने हमेशा अपने गिरेबान में झांका है, और वो शुरू से इंडस्ट्री थी, उनके दादे की बेशुमार। और मिर्जा जावेद साहब, मदनी ने हमजा शहबाज को एक मसनूई लीडरशिप भी करार दिया है। देखिए क्यों? देखिए, उसका बाप अल्लाह के फजल से लीडर है, मनसूई क्यों है? हमजा शहबाज साहब अपोजिशन लीडर हैं। मैंने तो पहले कहा था इनको आपको सीखना चाहिए। मतलब वो उसका क्या? मेरी बात सुने, मैं आपकी बात पर नहीं बोल, मेरी बात पर ना बोले, मेरी बात सुने। मैंने आपकी बात बड़े गौर से सुनी है, आप थोड़ा सा हौसला पैदा करें जी, आप और मेरी बात सुनें। जी। हम यही हमेशा बात करते हैं कि आप लोग जितनी तेज जबान इस्तेमाल करते हैं ना, अगर इतनी जबान कम इस्तेमाल करें आपका वजीर आजम भी, तो थोड़ा सा अवाम की तरफ तवज्जो दे। भाईजान, निरा तकरीरों से या टीवी पर आकर बैठने से ये बात नहीं बनती। जो अवाम को नजर आती है, अवाम को सहूलत चाहिए। अगर खादमे आला ने अवाम को सहूलत दी थी, तो आज लोग खादमे आला को याद करते हैं। आप किसी सब्ज मंडी पे चले जाएं, किसी परचून की दुकान पर चले जाएं, तो लोग ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। मोटरवे, आपने मोटरवे पे सिर्फ तख्तियां लगाई हैं, मोटरवे मुल्तान हो, सिर्फ आपने तख्तियां लगाई हैं, आपको मोटरवे बनाने का नहीं। आपने तो सिर्फ एक रिंग रोड पिंडी वाला शुरू किया था, वो भी करप्शन की नजर हो गया। तो मिर्जा जावेद साहब, आपको याद होगा कि जब मुल्तान एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया था मियां नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम, तो उन्होंने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को इनवाइट किया था और उन्हें मुल्तान एयरपोर्ट की तामीर का बाकायदा क्रेडिट दिया था। आज तो इन्होंने नाम भी नहीं लिया। आज तो इन्होंने नाम भी नहीं लिया। देखो, मियां नवाज शरीफ साहब का कम से कम नाम तो ले लेते। तो इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब, वैसे मैं हबीब साहब एक सियासी तज्जियाकार है, उनके लिए एक बहुत मजे का क्वेश्चन होगा। मेरी बात सुन ले। जो मियां नवाज शरीफ साहब ने काम किया है, मैं कल इस्लामाबाद से वापसी आया हूँ, मोटरवे बेशुमार जगह से बड़ी है। मैं खुद पिछले हफ्ते आया हूँ। मोटरवे का जो हशर कर दिया है इन लोगों ने, जो टोल टैक्स में इजाफा कर दिया है, एम टैग लगा दिया है, लेकिन मोटरवे तो बेड़ा फर्क कर दिया है। दिया आज गैस की देखिए। मिर्जा जावेद साहब से हम दोबारा राब्ता कायम करेंगे। हबीब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
हबीब साहब, थोड़ा सा हम इस सेगमेंट में इकोनॉमी से शिफ्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी में, और सवाल एक यहाँ पर ये उठा है कि जो मियां नवाज शरीफ के दौर के मंसूबे थे, वजीर आजम इमरान खान जब उनका इफ्तिताह करते हैं, जैसे उन्होंने कराची में ग्रीन लाइन का इफ्तिताह किया, लेकिन वो मियां नवाज शरीफ को क्रेडिट नहीं देते, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने जब मुल्तान एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया तो उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को बाकायदा क्रेडिट दिया। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, मेरा तो इसमें जो तजज़िया है ना कि हमें हमारे पास इसीलिए लॉन्ग टर्म नहीं बनते और हमारी सियासी हुकूमतें इसी वजह से लॉन्ग टर्म मनसूबे नहीं बनाती कि आने वाले जो है ना वो पता नहीं उसका क्या हशर कर देंगे, एक। और दूसरा, कोई किसी को क्रेडिट नहीं देता। ये क्रेडिट देने का रवाज जो है ना, ये हमें अपनाना चाहिए। नहीं, मियां नवाज शरीफ ने तो यूसुफ रजा गिलानी को क्रेडिट दिया था। नहीं, मेरी बात में एक उन्होंने मुल्तान वाला क्रेडिट दिया था, वो उसके भी उस वक्त जो थे ना वो मामला कुछ और थे, दोनों जमातों का आपस जो है वो इत्तेहाद हो चुका था, वरना उससे पहले आप देखें कि क्या हशर हमने। और आप क्या समझते हैं हबीब साहब, आप क्या समझते हैं कि आज फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया कि अब पेट्रोलियम प्राइसेस कम हो गई हैं तो बकिया चीज़ों की कीमतें भी कम हो जाएंगी। यही फवाद चौधरी साहब कुछ दिन पहले कह रहे थे कि अभी हम प्राइसेस कम नहीं कर सकते, प्राइसेस कम करने में हमें कम से कम 2 महीने लगेंगे। कैसे रीड करते हैं आप इन स्टेटमेंट्स को? क्या ये सीरियस स्टेटमेंट्स हैं हबीब साहब? नहीं, असल में अवैस बात यह है कि मैं जो पहली बात कर रहा था ना, हुकूमतें हमारी जो है ना वो अपना सारा बिजनेस जो है ना वो अपने अमूर ममलकत चलाती हैं पेट्रोलियम लेवीज के साथ, और वो उसके साथ जो है ना मैनेज किया जाता है। हम टैक्सेस बढ़ाने हैं, टैक्स कलेक्शन में उस तरीके से हमारी कारकर्दगी जो है ना वो इंतहाई थर्ड क्लास है, लेकिन हम जो है ना आसान टारगेट ढूंढते हैं। अच्छा, कहाँ से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, तो वो हम पेट्रोलियम से, बिजली की प्राइसेस में इजाफा, अद्वियात के ऊपर टैक्सेशन। और हबीब साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, हबीब साहब, ये जो मिनी बजट पेश होने जा रहा है जिसमें 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे, जो मुख्तलिफ अशिया को मजीद महंगा करने जा रही है गवर्नमेंट, आप समझते हैं कि इससे महंगाई का एक नया तूफान आएगा? और ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से चीज़ों के सस्ते होने का दावा है वजीर इत्तलात का, ये गलत है? जो है ना महंगाई का तूफान, ये अब लफ्ज बहुत मामूली सा रह गया, बड़ा माइनर सा लफ्ज बन के रह गया। ये इसकी जो खौफनाकी थी ना वो अब बहुत कम हो गई। हमने इतनी बार सुना है ना कि महंगाई का तूफान आ गया, अब तो भाई महंगाई का तूफान से आगे कोई लफ्ज हो, जलजला और वो उससे वो भी गुजर चुके हैं, हम उस स्टेज से भी गुजर चुके हैं। अब तो अगर इससे ज्यादा महंगाई होती है तो आप यकीन करें कि जिंदा दफन करने वाली बात है लोगों को। लेकिन ये भी एक हकीकत है, जिस तरह के देखें ना आवाजें उठ रही हैं कि ये मुल्क किस स्टेज पर पहुंचा हुआ है माशी तौर पर। हम ने जो जिस तरीके से हमने कर्ज लिया है और जिन शराइत पर लिया वो शराइत हम पूरी कर रहे हैं, और उसके लिए हम जो है ना बहुत बड़ा सफर, पूरी अवाम सफर कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है हबीब साहब, जरा ये रुकिएगा। मैं बार बार हबीब साहब ने इस बात का मदरी जिक्र किया कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस के हासिल होने वाला मुनाफा है उससे हुकूमत जो है वो मामलात को चलाती है। शब्बर जैदी कल ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुकी है। मदरी, अब ये सियासी मुखालफत से हट कर मैं एक बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली आपसे एक रैशनल सवाल कर रहा हूं कि पिछले अगर 70-72 सालों में पाकिस्तान ने 100 रुपए कर्ज लिया है तो उसमें से 70 रुपए जो कर्ज है वो तहरीके इंसाफ ने पिछले 3 साल में लिया है, और 30 रुपए जो है वो बकिया सारी पिछली गवर्नमेंट से लिया है जिन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए। ये 70% कर्ज लेकर भी आप लोगों ने एक मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, लंगर खाने खोले, पनाहगाहें खोली। मदरी नहीं, देखिए मैं आपको बात बताऊं कि बहुत सारा तो हमारा जो लोन उतारने में जो पिछली हुकूमतों ने लिया वो लोन्स मुख्तलिफ तरीके से, डेट सर्विसिंग पिछली गवर्नमेंट्स भी करती थी मदनी, डेट सर्विसिंग पिछली गवर्नमेंट्स भी करती थी, मगर ये कुछ 70% जो आप फिगर दे रहे हैं ये ऐसा तो नहीं है। नहीं, आप बताएं कितना है? मगर मैं आपको ये अर्ज करूं, देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि गवर्नमेंट को बहुत सारे मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, अंदरूनी और बैरूनी, और सारी दुनिया में तकरीबन 2 से 3 गुना महंगाई बढ़ी है, डबल हुई है, ट्रिपल हुई है।
आप ओवरसीज़ का ये देख लीजिए, जो शिपिंग्स का है 3 गुना, मैं इंटरनेशनल चैनल फॉलो करता रहता हूँ, 3 गुना ज़्यादा किराए बढ़े हैं कंटेनर्स के। जो है वो 10 रुपए की चीज़ थी वो 30 रुपए की हुई है, और ये सारी दुनिया में है। अगर आपकी जेब में अमेरिका में 1000 रुपए और यूरोप 10 में रुपए की चीज 100 रुपए की हो जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं, अगर आपकी नहीं, जेब ऐसा में नहीं है। 150 रुपया हो और 10 रुपए की चीज 100 रुपए की हो जाए तो आपको फर्क पड़ेगा। आप जिन मुल्कों की मिसालें देते हैं उनके साथ पाकिस्तान की जो एवरेज इनकम है उसको कंपेयर क्यों नहीं करते? सर 3 सालों में तो इमरान खान साहब ने ये काम नहीं ना किया। आप ये तो लोगों ने 70 सालों का ये है। पंजाब गवर्नमेंट ने, बदरी मुझे ये बताएं, एक मजदूर की बेसिक कम से कम जो उजरत है वो कितनी मुकर्रर की है? देखें, जो गवर्नमेंट ने 25,000 हमारे बस में होते 50,000। कल मैं अपनी फैमिली को शॉपिंग कराने गया, वहां पर मैंने एक कपड़ों की दुकान के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था मदनी, वो रोज 14 घंटे ड्यूटी करता है और उसे 16,800 रुपए पे मिलती है, उसको 25,000 रुपए दिलवाने में आप लोग नाकाम हैं। अगली बात मैं ये करूं, ग्राउंड पे सिचुएशन तो ये है 10,000 12,000 पे भी काम करते हैं। आपको पता है इस बात और का? 60% आपको पता है इस बात का? देखें, जरदारी दौर में सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे इसको पैसे दिलवाना इनको किसकी जिम्मेदारी है? ये बिल्कुल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, और आप उसमें नाकाम है। मैं आपको एक अर्ज करूं कि इकोनॉमिक सर्वे जो जरदारी दौर में आया था उसके मुताबिक भी, और यूएनओ का सर्वे था, $1 या उससे कम आमदनी पे 60% आबादी रहती है। आज भी नवाज शरीफ के दौर में कोई दूध की नहरें नहीं चली, जरदारी दौर में भी नहीं चली, उससे पहले भी नहीं चली। ये 3 साल में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये इतना सारा मलबा इनके गले में पड़ा है, ये हमारे बस में हो तो अल्लाह जानता है कि 50,000 आपके बस में कम नहीं से है। कम। आपके बहुत सारी चीजें हमारे बस में नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता ला रहे हैं हम। मिर्जा जावेद साहब, आपको मेरी आवाज के हमारी ऑपोजिशन को आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मिर्जा जावेद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी मिर्जा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मिर्जा साहब, यहाँ पर बात हो रही है है महंगाई के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। मुझे ये बताइएगा कि अब ऑपोजिशन का क्या लाएअमल होगा अगर हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ नहीं देती, अगर पेट्रोलियम प्राइसेस मजीद नीचे नहीं आती तो हमारी तो इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। मिर्जा साहब, ऑपोजिशन का कोई शरारत का प्रोग्राम होगा और क्या कंस्ट्रक्टिव अवाम का ये होगा कि अब अवाम महंगाई मार्च शुरू करेगी। अब ना जलसों से, धरनों से, आज का दिन आपने बच्चों का कहा है, आज के दिन इन्होंने देखो 100 कितने दिन का धरना दिया था, आज के दिन उन्होंने खत्म किया था। उस वक्त तो असद उमर को आज अवाम तलाश कर रही है कि वो बड़ा कैलकुलेटर लेकर आते थे। असद उमर ने अपना वादा पूरा किया है मिर्जा जावेद साहब, वो कहते थे कि मैं पेट्रोल प्राइस जो है कम करूंगा, उन्होंने पेट्रोल अपने लिए मुफ्त कर लिया है। अपने लिए मुफ्त कर लिया है, अवाम के लिए तो नहीं ना किया। अपने लिए तो ज़हर वजीर को मुफ्त मिल रहा है, लेकिन अब लोग महंगाई मार्च के लिए तैयार हैं कि अभी आप देखेंगे थोड़ी सी सर्दी है, थोड़ा सा मौसम ठीक होने दे, लोगों के घरों में ना गैस आ रही है ना बिजली आ रही है, 2-2 दिन के लिए बिजली भी गायब है। तो अब लोग महंगाई मार्च के लिए मैं इस हवाले से तो एक आखिरी सवाल मुझे करना है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ अपनी डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़े जाता हूँ कि जिस शख्स की 25,000 रुपये या 20,000 रुपये तनख्वाह है उसे पेट्रोल अपनी जेब से डलवाना है, लेकिन जिन अफसरान की तनख्वाहें लाखों रुपए हैं उनको पेट्रोल भी मुफ्त मिलता है, क्यों? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे एक इंतहाई अहम मौजू पर आपसे बात करनी है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चरल अथॉरिटी जो है वो लाहौर शहर के अंदर मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें मसरूफ़ अमल नज़र आती है। शहर को ब्यूटिफाई करना हो, पौधों को लगाना हो, और ये जो एलिवेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जा रहा है मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर, उसके लिए जो PHA ने ज़मीन एक्वायर की थी, उस पर PHA ने अपने मनपसंद अफराद को बाकायदा उनके ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा करवा दिया है, और इतलात के मुताबिक उन ज़मीनों पर कॉफ़ी शॉप्स बन चुकी हैं, फ्लावर शॉप्स बन चुकी हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्रेडिट लेती है कि हम करप्शन का खात्मा करेंगे, करप्शन के लिए हमारे पास ज़ीरो टॉलरेंस है, उसकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। मुझे इस सारे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ वही पैनल मौजूद है जो पिछले मौजू पर बात कर रहा था। मियाँ हबीब साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। मियां हबीब साहब, इस तरह से PHA जो है प्राइवेट अफराद को ज़मीनों को एक्वायर करवा कर उनके ऊपर दुकानें बनवा देता है, कोई पूछने वाला नहीं, क्या कहेंगे आप? अच्छा, चूंकि मेरे ये नोटिस में नहीं है, लेकिन बहरहाल कब्जा माफिया जो है वो इस मुल्क का एक
अलमिया है, इस हुकूमत ने जो है वो कब्जा माफिया को काफी हद तक नकेल डाली। लेकिन जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अगर ये मामला हुआ है तो ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर एक बदनमा दाग है, क्योंकि ये इनका तो मोटिव जो था वो तो कब्जा ग्रुपों को नकेल डालना था, कब्जा ग्रुपों से जान छुड़ाना था। और सबसे ज्यादा जिन कब्जा ग्रुपों का ताल्लुक जो है ऑपोजिशन से हो हबीब साहब, उन पर तो नकेल डाली जाती है, लेकिन जो अपने हैं तो उनके ऊपर तो नकेल डालना मुश्किल होता है ना। नहीं, आप दुरुस्त कहते हैं, लेकिन ये जो मामला आप डिस्कस कर रहे हैं ये तो हुकूमती सरपरस्ती में आप इशारा कर रहे हैं कि कब्जे करवाए जा रहे हैं, तो ये तो और तशवीशनाक बात है। बहरहाल ये मुझे इस बारे में जाती तौर पर इंफॉर्मेशन नहीं है कि कहाँ कहाँ क्या क्या कब्जे हुए, लेकिन अगर ये ऐसा हुआ है तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत तशवीशनाक बात है और इसका नोटिस लेना चाहिए और चीफ मिनिस्टर को इसका जवाब देना चाहिए। आपको याद होगा हबीब साहब कि जब इमरान खान ऑपोजिशन में थे तो कहा करते थे कि अकरबा परवरी जो है बहुत बुरी चीज़ है, मेरिटोक्रेसी को हमें फ़रोग देना चाहिए। और पिछले दिनों उन्होंने एक बड़े चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा, ख़ासतौर पर जब उनसे पूछा गया कि उस्मान बुज़दार अपने इलाके के लोगों को क्यों नवाज रहे हैं, नौकरियाँ क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं जब आप उनके इलाके से होते हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद आप उन्हें कुछ ना कुछ दें। और वो बाकायदा इस अमल को डिफेंड करते हुए नजर आए हबीब साहब, जिसकी वो पहले ऑपोजिशन में मुखालफत किया करते थे। यार उस्मान बुज़दार की बात ना किया करें अवैस, वो इमरान खान साहब की कमजोरी है और वो जब भी वो लाहौर आते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, वो उस मामले में जो है वो आप समझ से बालातर है कि क्यों खान साहब जो है वो इस हद तक जाते हैं। लेकिन बहरहाल जो गलत बात है वो गलत है। अगर अकरबा परवरी जो है वो बुज़दार साहब कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि पहले वालों की तकलीद कर रहे हैं, फिर उसमें तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रह गया। लेकिन 3-4 चीजें जो है ना वो यहाँ पर खास करके पंजाब में वो बड़ी अहम है और उस तरफ जो है खान साहब को तवज्जो देनी चाहिए। एक तो बार बार इंतजामिया की तब्दीली, ये कोई अच्छा असर नहीं हुकूमत इस साल में 2021 के अंदर कम से कम 5 DIG ऑपरेशंस तब्दील हो चुके हैं लाहौर के हबीब साहब। सात जी, ये इसी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि ये पंजाब के लिए जो है वो बहुत बड़ा अलमिया है। और दूसरा जो है वो दूसरा ये लोग उंगलियां उठा रहे हैं और वो ये है कि बाज़ मामलात में वज़ीर आला पंजाब के जो रिश्तेदार जो है इन्वॉल्व है। एक तो खुद वज़ीर आला को इस बारे में जो है क्लैरिटी लेके आनी चाहिए, उन्हें वाज़े करना चाहिए कि क्या मामलात हैं। और दूसरा चूँकि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो गुड गवर्नेंस पर बहुत ज्यादा। मैं हबीब साहब वापस आपके पास आता हूँ। मिर्जा जावेद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मिर्जा जावेद साहब, ये जो नया स्कैंडल सामने आया है कि PHA ने जो एलिवेटेड एक्सप्रेस वे के लिए ज़मीन थी लिबर्टी के राउंड अबाउट पर बाकायदा उस ज़मीन को प्राइवेट लोगों को देकर उस पर कॉफ़ी शॉप्स बनवा दी हैं, फ्लावर शॉप्स बनवा दी हैं। तो ये सब कुछ जो है बुज़दार एडमिनिस्ट्रेशन की नाक के नीचे हो रहा है। और PHA के जो चेयरमैन हैं यासिर गिलानी साहब, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत सरकर्दा रहनुमा है। तो क्या कहेंगे आप कि जो गवर्नमेंट ये कहती है कि हम करप्शन को टॉलरेट नहीं करेंगे, तो ये करप्शन कैसे हो रही है फिर मिर्जा साहब? सर देखें कि इन्होंने करप्शन क्या रोकनी है। करप्शन का था तकरीबन हर टीवी चैनल, पूरे अदारे के करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर PHA का जो काम है, आप तो ये बात करते हैं, मैंने एक दिन असेंबली में सवाल किया कि PHA बताया कि कितने बोर्ड लगवाए हैं, कितनी आमदन हो रही है। PHA वो बताने के लिए तैयार नहीं है। तो ये माफिया ये रेंट लेता है। वैसे किसी की जरूरत है कि कोई काफी शॉप बना ले, सवाल ही पैदा नहीं होता, शॉप बना ले, वहां सवाल ही पैदा नहीं होता। PHA लेता, आप जरा को देखें, आप हैंगर लगवाएं रोड पे, खास करके नून लीग के लगवाएं तो रातों रात उतर जाते हैं। भाई इतना बाखबर महकमा है PHA, तो ये कैसे हो गया? ये सब एक माफिया है। और इन्होंने जिन लोगों ने ये 22 साल ATM मशीनें खाली हो चुकी थी, अब सिर्फ ATM मशीनें भरने मदनी आप भी अपनी गुफ्तगू के अंदर बार बार माफिया का नाम लेते हैं। ये जो माफिया है PHA के अंदर भी घुस चुका है, जिसका आप लोग कुछ नहीं कर सकते। इस तरह से आप सरकारी ज़मीन पर बाकायदा प्राइवेट दुकानें बनवा रहे हैं। नहीं, देखें, पहली बात तो ये है, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ यासिर गिलानी हैं या हाफिज़ ज़ीशान साहब हैं, PHA में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी।
ये जो दुकानों की आप जिक्र कर रहे हैं ये ड्यू प्रोसेस के ज़रिए हुआ है, और इसमें मुझे पता है कि वहाँ पर कुछ लोग जो हैं पीटीआई के अंदर से भी ड्यू प्रोसेस के जरिए फॉलो कर रहे थे। उनको भी प्रोसेस के लिए एलिवेटेड एक्सप्रेस वे के लिए जो जमीन एक्वायर की गई है ड्यू प्रोसेस के तहत, उस पर एक ड्यू फ्लावर शॉप बनाई गई है और एक ड्यू कॉफी शॉप बनाई गई है। जमीन जो है वो एलिवेटेड एक्सप्रेस वे के लिए एक्वायर की गई है। बात ये है कि वो जब उसकी जरूरत होगी इंशाल्लाह वो उसके लिए हाजिर है वो। अच्छा। और जब फिर ये गिरा दी जाएगी। वो जो आप कॉफी शॉप्स की बात कर रहे हैं वो ये है कि ड्यू प्रोसेस और लीगल पाथवे को अडॉप्ट करके पब्लिक बिडिंग की गई है। जी पब्लिक बिडिंग की गई है। और उसमें जो है पीटीआई के लोग जो है वो गिला करते हुए मैंने सुने कि जो उनको भी फेवर नहीं मिली जो जायज मिलनी चाहिए थी। दूसरी बात ये है कि देखिए पीएचए ने सारे लाहौर के अंदर जितनी पगडंडियां हैं, जितने ग्रीन बेल्ट्स हैं, उनके अंदर छोटे नए पौधे लगाए, खुसूसन फ्रूट ट्रीज जो हैं, और ये सारों को हमको लगाना चाहिए। आपने कोई फल तोड़ के खाया? जी मैंने, जी वो अभी तो छोटे लगाए हैं ना जी, जो हम पहले तो फल हम 30 सालों का फल तोड़ रहे हैं ना, जो कि पिछली हुकूमतें लगा गई थी, वो चाहे IMF में लगा गई थी, चाहे वो हमारे मुल्क में लगा गई थी। लगाए हैं पीएचए ने, देखें जामन लगाए हैं, इसके अलावा और जितने भी यहाँ के इंडिजिनस प्लांट्स हैं वो सारे के सारे लगाए हैं इन्होंने। और भी अमरूद लगा है, जामन है, अपना आम मैंने देखे हैं वहाँ पर। तो मतलब ये है कि और गली मोहल्लों के अंदर और चौकों के अंदर जो है, बड़े चौकों के अंदर पीएचए प्लांट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। स्कूलों फेसबुक पे लगे, ट्विटर पे लगे? नहीं, देखें ये मैंने खुद जाती सड़क पे लगे, सड़क लाहौर की सड़क पे लगे, ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर। अब सब कल जाइएगा, आपने गौर नहीं फरमाया। जरा बताएं कहाँ? सारी ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर आप बुलेवर्ड जौहर टाउन की देख लें। मुझे कोई आंखों की बीमारी हो गई है, मुझे के पौधे आज तक नजर ही नहीं आए। 2 फुट 5 फुट के पौधे जो लगे हैं वो नए पौधे हैं। मियां हबीब साहब, ये पौधे जिनका जिक्र कर रहे हैं मदरी लाहौर जो लगाए हैं, आपने देखे ये पौधे अमरूद के, जामुन के नए लगे हुए छोटे जिन्होंने अभी तक फल नहीं दिया? कल देखिएगा और फिर उसके बाद में बताइएगा। जो करोड़ों पौधे इन्होंने लगाए हैं, आप जरा उनकी तो लिस्ट ले लें। प्रैक्टिकली वॉच करता रहता हूं, उनको ये प्लांटेशन मेरा भी पैशन है, लेकिन पूरे पाकिस्तान को जो हरे भरे लगाए हैं वो कहाँ हैं? हबीब साहब, ये जो पौधे जिनका जिक्र मदनी कर रहे हैं पीएचए ने लगाए हैं? बात जरूर हो रही है, फिर मुझे बताइए। फ्रूट वाले पौधे लगाए जाएं, और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, पूरे लाहौर में एक एरिया पॉइंट आउट करें मदनी जहां पर ये पौधे लगे? बता रहा हूँ सारी मेन रोड के एक दो आप देखिए, मैं आपको अपने जहन में वो जगह लाके मुझे बताएं, आपको शायद मुझे पता चल जाए। गुलबर्ग की मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग में किस जगह? जौहर टाउन की मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में जामुन और अमरूद के जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, ग्रीन बेल्ट्स पे, ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर 2 फुट 5 फुट ये जो पौधे हैं ये नए पौधे लगे हुए हैं। अच्छा, ये पहले के नहीं लगे हुए, न्यू सैपलिंग्स वगैरह। अच्छा, इसके अलावा ये मेरा मौजू नहीं है। मेरा मौजू सिर्फ ये है कि तमाम पार्क्स के अंदर नए पौधे लगे हैं। मॉडल टाउन पार्क में चले जाइए, आप जिना पार्क में चले जाइए, सारी जगह आस्क यू कि जो जमीन पंजाब गवर्नमेंट ने एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के लिए एक्वायर की, उस जमीन पर पीएचए ने किस ड्यू प्रोसेस के तहत फ्लावर शॉप और कॉफी शॉप की इजाजत दी? ऐसा कोई ड्यू प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता है। पीएचए नून लीग फ्लावर शॉप और कॉफी शॉप नहीं बना सकती। मैं आपको अर्ज करूं, नून लीग के दौर में मिसाल के तौर पे अल्लाहू चौक में पोली जूस कॉर्नर, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की तस्वीर लगा के लगा हुआ था, लिबर्टी पे बैठता था, वो उधर लगा हुआ है, अभी भी है जी। वो उसने वो आपके मुताबिक वो नाजायज कब्जा किया हुआ है, और ये नून लीग पहले से करवा रही थी। आप जरा रेंट चेक करें उसका, आप रेंट चेक करें, लाखों में है। आप जरा कॉफी शॉप का रेंट बता दें मुझे कितना है, मैं बता देता हूं। वो तो चोर थे ना मदनी, आप जिस तरह की चोरियां नून लीग करती थी उस तरह की चोरियां पीटीआई कर रही है। मैं आपको बात बताऊं, जो पार्क्स में आते हैं उन्होंने खाना पीना भी होता है, उनकी फैसिलिटेशन और पार्क ध्यान रखने के लिए अगर ये पीएचए वो कौमी खजाने में जा रहे हैं या किसी नून लीग के दौर की जेब में नहीं जा रहा, बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान की जेब में जा रहा है ना यासिर गिलानी साहब। मुझे ये बताएं कि ये सवाल मैंने हाफिज जिशान साहब से भी किया था कि पीएचए को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पार्क्स में जो नन्हे बच्चे आ रहे हैं, उन पार्क्स में जो चिप्स फरोख्त हो रहे हैं वो किस ऑयल में फ्राई किए जा रहे हैं, और जो केचप जो है उसके ऊपर एक सुर्ख रंग का जो एक डाला जाता है मटेरियल, वो बहुत ही नाकिस क्वालिटी। फूड अथॉरिटी वो चेक करेगी, फूड अथॉरिटी सोई हुई है, फूड अथॉरिटी सोई हुई है। मुझे बता देना आप कि आप पीएचए की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं। मैं इसको आपके हुक्म के मुताबिक मैं इसको चेक करके कल आपको इसकी रिपोर्ट दूंगा। नहीं, मुझे ना रिपोर्ट दे, मुझे सिर्फ ये बताएं। और अगर नहीं है, कमी है, तो इंशाल्लाह इसको पूरा होना चाहिए, हमारी आपकी जिम्मेदारी है। हबीब साहब,
पॉजिटिव क्रिटिसिज्म सारांकों हबीब पे साहब, अगर ये है, मैं बिल्कुल ये आपकी बात, ये हबीब साहब, रिजर्वेशन हो सरकारी सकती इदारे है, जो कल है, मैं करूंगा इसको चेक सरकारी और आपको इदारे जो बताऊंगा हैं, मैं इंशाल्लाह। आपसे इन जनरल पूछता हूं हबीब साहब, जो सरकारी इदारे हैं उनको क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनों को नवाजने के लिए इस्तेमाल कर रही है? यार मुझे इस बारे में पता नहीं है, मैं क्या सर्टिफिकेट जारी कर दूं कि ये कर रही है या नहीं कर रही। लेकिन देखें, अभी बात हो रही थी पौधों की, फलदार पौधों की, हमें जो है ना हमने बड़ा लताड़ा है हुकूमत को। आज आपके प्रोग्राम में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जो काम अच्छे होते हैं ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर लगे हैं या नहीं लगे, हुकूमत लगाना भी चाहती है तो ये बहुत अच्छा इकदाम है, इसको हमें प्रमोट करना चाहिए, इस मामले को आगे लेकर चलना चाहिए। लेकिन जहां तक मामला है, आप कहते हैं कि क्या सरकारी इदारे, देखिए पाकिस्तान की जड़ों में, पाकिस्तान के लोगों के खून में करप्शन रच बस चुकी है। ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप इनका मुझे हबीब साहब समझ नहीं आती, हबीब साहब मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि हमसाया मुल्क का वजीर आजम सैमसंग की फैक्ट्री का इफ्तिताह कर रहा है, वो इंडिया के खलाई मिशन को सुपरवाइज कर रहा है, हमारा वजीर आजम पौधे लगा रहा है, हमारा वजीर आजम लंगर खाने में बैठकर खाने खा रहा है। ये हो क्या रहा है हबीब साहब हमारे साथ? ये मैं समझता हूँ कि ये पौधे लगाना जो है ना, ये खलाई मिशन से ज्यादा अहम है। खलाई मिशन बेकार चीज है, वो हम उसके मुतहम्मल शायद नहीं हो सकते, या वो खिलाफ अगर वो चले भी जाएंगे चांद पर, इंडिया उतर भी जाएगा तो क्या क़यामत आ जाएगी, क्या हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर बेहतर हो जाता है पौधे लगाने से, तो ये बहुत बड़ा गरीब के पेट में लेकिन तहरीक इंसाफ के दौर में तो लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। जिस किस्म की ऑक्सीजन हम ले रहे हैं ना, ये बीमारियों का गढ़ है। इसके खिलाफ जिहाद भी मैं समझता हूँ कि छोटा लफज है, पूरी कौम को उस जिहाद का नतीजा ये निकला है हबीब साहब, उसकी वजह मैं बताता हूँ। जी जी, ये देखें, जो पिछले दौर में खादमे आला सो कॉल्ड, उन्होंने सारा पंजाब जो है उसकी फैसिलिटीज लाहौर में लगा दी थी, और वो सारा पंजाब उमड़ के इधर आ गया था, ओवर क्राउडेड हो गया। ये उसके खामियाजा भुगत रहे हैं। हम डिसेंट्रलाइजेशन, गरीब इलाकों को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डिसेंट्रलाइजेशन हो। सारा पंजाब जब लाहौर में उमड़ के आएगा तो ओवरबर्डन नहीं होगा। आप रावी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, सुपर पावर भी नहीं, इसीलिए आप रावी अर्बन प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जहां पर 20 लाख हाउसिंग का प्रोजेक्ट नहीं है सर। अच्छा, वो हमारे लोग नहीं रहेंगे, हमारे लाहौर को कंजर्व करने का प्रोजेक्ट है। वहां पर जो लेक बनेगी वो हमारा ज़ेरे ज़मीन पानी को अपग्रेड करेगी, ऊपर लाएगी, जो कि खत्म हो रहा है। जो यहाँ पर वो जो हम अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को तबाह कर रहे हैं हमेशा के लिए। वापस अगर हम पीएचए के ऊपर आए बदरी, तो पीएचए की जानिब से कोई रॉन्ग डूइंग नहीं की गई, ये दुकानें बनवा। मैं आपको अर्ज करूं, अगर हुई है, हम नून लीग या दूसरी तरह की नहीं है कि हम पॉजिटिव क्रिटिसिज्म वेलकम ना करें। आप पिन पॉइंट करें सर, हम इंशाल्लाह इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक उसको चेक करेंगे। अगर जिधर गलती है, वो हम ना चोर हैं ना चोर के भाईवाल हैं, हम उसको पॉइंट आउट करें। आप स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करें। जहां तक की बात है, आप लोग सारे एक दफा पार्क्स में फिरें जाके, और जाके जो ग्रीन बेल्ट हैं उन पर नजर फरमाएं, सारी जगह पर लगे। जिधर नहीं लगे आप मुझे बताइएगा। पिछले दौरे पर लाइट्स लगी होती थी, अब उसमें लाइट्स नहीं लगी। तरस गए, उन्होंने तो किसी पौधे को पानी नहीं लगाया। मेरे भाई कह रहे हैं कि हमने पानी तो सर देते हैं, पानी वो मैं तो उनको मना करता हूँ कि इतने प्रेशर से ना दिया करें, वो टैंक से देते हैं पानी, मिट्टी उड़ जाती है। मिर्जा जावेद साहब, आप अपनी बात पूरी करें। रोड पे देखें, अभी भी आप सुबह आ जाएं, अभी तो सर्दी है। मैं मेरे कौन से इलाके में आऊं बताएं, कौन से इलाके में दरख्त नहीं लगे और पानी नहीं दिया जाता, आप मुझे बताएं। जो खादमे आला के दौर के पौधे लगे हुए हैं, आपने तो मेरा ख्याल है नहीं मिर्जा जावेद साहब, मैंने आपसे ये पूछा है कि क्या पंजाब गवर्नमेंट जो है वो तहरीक इंसाफ को सरकारी महकमों के जरिए नवाज रही है? मुझे तो लगता है कि उनसे हमारा राब्ता जो है वो इस वक्त कायम नहीं हो पा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल मोहम्मद खान मदरी, इसके ऊपर इजहार ख्याल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मियां हबीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा जावेद साहब, नाज़रीन, अब ज़रूरत इस बात की है कि पंजाब गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करे कि खा वो पीएचए हो या कोई भी सरकारी इदारा हो, उसे लोगों को नवाजने के लिए नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस।
नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुझे हमेशा की तरह एक इंतहाई खूबसूरत किताब का आपसे तारुफ करवाना है और वो है मुस्तनसर हुसैन तारण का एक तारीखी नावल राख, जिसे उर्दू के नक्काद एक अजीम नावल के तौर पर शुमार करते हैं। मुस्तनसर हुसैन तारण का ये नावल राख जब शुरू होता है तो इसमें आपको लाहौर की गलियाँ नज़र आती हैं, लाहौर के बाज़ार नज़र आते हैं, आपको शालबी मार्केट नज़र आती है। और इस नावल का जो मरकज़ी किरदार है मुशाहिद, वो एक स्कूल से निकलता है तो देखता है कि तकसीम के बाद जो बलवे हुए, तकसीम के बाद जो जलाओ घेराव हुआ, उसमें शहर को आग लगी है और हवा में हर जानिब एक राख फैली है। वो स्कूल से भागता है अपने इलाके की जानिब तो देखता है कि वहाँ पर जो हिंदुओं की दुकानें थीं वो जला दी गई हैं मुसलमानों की जानिब से। और इस नावल की खूबी ये है कि इसने इस कड़वे तारीखी सच को तस्लीम किया है कि लाहौर शहर में तकसीम के वक्त बाकायदा हिंदुओं को न सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि उनकी दुकानें भी जलाई गई। हालांकि मुताले पाकिस्तान में हमें ये कभी नहीं पढ़ाया जाता। जब ये नावल आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि कनेक्ट किया जाता है इसे सकूते ढाका के साथ, किस तरह से मशरकी पाकिस्तान में जो शिकस्त का सामना करना पड़ा हुकूमत को, जिस तरह से वहाँ पर राख हुई, जिस तरह से वहाँ पर तबाही हुई, जिस तरह से वहाँ पर बर्बादी हुई, उसे एक बहुत खूबसूरत तरीके के साथ मुस्तनसर हुसैन तारण ने ना सिर्फ कनेक्ट किया है बल्कि किरदारों के बाहमी ताल मेल के ज़रिए जो कहानी का रब्त है उसके ज़रिए साबित किया है कि राख जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ नज़र आने वाली राख नहीं होती। राख जो होती है वो सपनों की भी राख होती है, राख जो होती है इरादों की भी राख होती है, राख जो होती है वो उम्मीदों की भी राख होती है। और यही राख जो है इस नावल का मरकज़ी ख्याल है। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।